और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज टीईटी पीपीटी की परीक्षा होगी। 4,85,000 परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। 2 पाली में टीईटी पीपीटी के एग्जाम होंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज एग्जामिनेशन है। 4,85,000 जो परीक्षार्थी हैं वो आज अपने भाग्य का फैसला अपने इस पेपर के जरिए करने वाले हैं। यानी जो उन्होंने मेहनत की है वो कितनी रंग लाएगी वो नतीजे बताएंगे। लेकिन इस बीच उनको आज मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। 4,85,000 परीक्षार्थी 2 पाली में टीईटी पीपीटी के एग्जाम आज देंगे। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में आज टीईटी और पीपीटी की परीक्षा है और 2 पाली यानी 2 शिफ्ट्स के अंदर ये एग्जामिनेशन आज होने जा रहा है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा 4,85,000 जो अभ्यर्थी हैं वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। इस चीज़ से लेकर तैयारियां भी जोरों पर रही। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार में देखा कि पेपर लीक मामले सामने आए हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर अब हो रही हर एक परीक्षा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि फेयर एग्जामिनेशन हो। और आज इन तमाम बहसों के बीच में छत्तीसगढ़ में टीईटी पीपीटी की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें 4,85,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर टेट की परीक्षा होने वाली है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि वो अभ्यर्थी जो कि अलग अलग स्कूल्स में जो कि शैक्षणिक सेवाएं देना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। और छत्तीसगढ़ में हालांकि एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से एग्जामिनेशन को लेकर के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर सामने आई, इसके अलावा क्योंकि नीट को लेकर के लगातार विवाद है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब इसको लेकर के कैसे व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ पर टेट की एग्जामिनेशन परीक्षा आज होने वाली है, आज से शुरुआत होने वाली है। 4,85,000 कैंडिडेट्स हैं जो कि सेंटर्स पर पहुंचकर एग्जामिनेशन में हिस्सा लेंगे। वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। एग्जामिनेशन सेंटर्स के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि बड़ी तादाद में वहां पर जो सेंटर्स होते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया आप हमेशा देखते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स जहां पर अभ्यर्थी पहुंचने वाले होते हैं वहां पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा वहां पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग सेंटर से पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से यातायात में सुगमता हो, कैसे वो वक्त पर पहुंच जाए, इसको लेकर के भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं। बसेस को लेकर के भी जो वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है तो दूर दूर भी सेंटर्स होते हैं। कई जगहों पर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स के लिए भी परिचालन को लेकर के सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आपको ये बताते चले कि टेट पीपीटी की परीक्षा को लेकर के तमाम तरह के बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। तो ऐसे में एग्जामिनेशन में कैसे वहां पर बेहतर व्यवस्था की जाए, इसके अलावा वहां पर जो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये भी वहां पर सुनिश्चित की जा रही है। वहां पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी वहां पर पहुंचेंगे 2 पाली में परीक्षा में शामिल होने के लिए, पहले उनको सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर आप अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते, सिर्फ आपके पास कलम होना चाहिए। ये व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें कई जगहों से सामने आई है, वैसे में छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा हो रही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि आखिरकार कैसे शासन की तरफ से ये जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न कराई जाए। और इसी को लेकर के जो बड़ी खबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज से छत्तीसगढ़ में टेट की परीक्षा का आगाज होने वाला है। और एक और बड़ी खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का महामंथन आज होने वाला है। रोहतक में बीजेपी का महामंथन बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है और खुद मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि नायब सिंह सैनी और जो हरियाणा में राजनीतिक हालात बने, जिसमें हमने देखा कि कैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदला गया, फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को एक डेंट पहुंचा, 5 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। इसके अलावा जो अलग अलग परिस्थितियां बनी, जननायक जनता पार्टी को लेकर के भी जो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से दूर चली गई, अब विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति होगी, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक महामंथन करने वाली है हरियाणा के रोहतक में। ये एक बड़ी मीटिंग होगी, एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें आगे को लेकर के मंथन होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब बैठकों का दौर जो है
वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का महामंथन होने वाला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का महामंथन, क्योंकि अब देखिए इस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में उस तरीके से रिजल्ट सामने नहीं आए, उस तरीके से बढ़त नहीं मिली जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है। जननायक जनता पार्टी ने साथ दिया, उससे पहले भी 2 कार्यकाल हमने देखा, उस वक्त मनोहर लाल को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब वो केंद्र में चले जा चुके हैं, वहां पर वो मंत्री हैं। लेकिन अब नायब सिंह सैनी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बीते 2 चुनाव के मुकाबले बेहतर हो और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो पार्टी को डेंट लगा और जो कहीं चूक हुई हो, कैसे उन विषयों को दूर किया जाए, उस पर भी अब चर्चा होने वाली है। और इसी को लेकर के जब रोहतक में तमाम बड़े दिग्गज जुटेंगे तो वहां पर चर्चा होगी और इसको लेकर के रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और कहा भी जाता है कि पार्टी हमेशा इलेक्शन और एक्शन मोड में नजर आती है, तो ऐसे में अब जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी में आज रोहतक की बात करें तो पार्टी यहाँ पर महामंथन करने वाली है। देखिए, बिल्कुल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महामंथन का दौर शुरू होने वाला है। और रोहतक की अगर बात करते हैं, रोहतक भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आज बीजेपी महामंथन करने जा रही है। जाहिर तौर पर एक मजबूत संदेश देने की भी कोशिश है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी का महामंथन होगा। इसमें नायब सिंह सैनी मौजूद होंगे, पार्टी के और कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। तो आज जो महामंथन की तैयारी की जा रही है, बड़ी बात यह है कि इस बार और पिछली बार के विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से बीजेपी को तब झटका लगा, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन में सरकार चलानी पड़ी और उसके बाद में आखिर तक आते आते वो गठबंधन भी टूटा। अब इस बार जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रेशर नायब सिंह सैनी के कंधों पर है कि वो पार्टी को बहुमत भी दिलाएं और इस बार पार्टी अच्छा परफॉर्म भी करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटका, पिछले विधानसभा चुनाव में झटका। तो इस बार रिकवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और माना यह जा रहा है कि जो नेता अभी पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे थे उनको भी एक बार फिर से मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश शुरू हो जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे और अब अखबारों की शुरुआत करते हैं। वो कौन सी तमाम बड़ी खबरें जो अखबारों में है। देखिए, नीट पीजी परीक्षा स्थगित और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थगित की। परीक्षा की तैयारियों की जांच जरूरी है और एनबीए ने कहा है कि निराश नहीं होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 जून को होने जा रही नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा एहतियाती उपाय के तौर पर किया जा रहा है। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और नीट पीजी परीक्षा मेडिकल छात्रों के लिए नेशनल एजुकेशन बोर्ड यानी कि एनबीई द्वारा आयोजित की जाती है। मंत्रालय ने एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी रिजल्ट में गड़बड़ी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षाओं को रद्द होने के चलते ये कदम उठाया है। देखिए, जिस तरह से नीट का पेपर लीक का ये पूरा मामला, उसके बाद लगातार सियासत आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो कि अखबारों में भी है कि नीट की सीबीआई जांच होगी। अब सीबीआई की एंट्री हो गई है और एनटीए डीजी को इसमें हटाया गया है। और देखिए, बीते दिन ये बड़ी खबर आई थी कि झारखंड से भी 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल सिंटू कुमार उर्फ चिंटू उर्फ बलदेव को और 5 अन्य संदिग्धों को देवघर से गिरफ्तार किया है। एक मुखिया जो कि इसमें मुख्य भूमिका जिसकी बताई जा रही, उसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। तो इस पूरे मामले में तेजी के साथ जांच की जा रही है और खास तौर पर देखिए, क्योंकि जो बुकलेट बिहार से मिला उसमें इस बात का जिक्र था कि झारखंड का हजारीबाग जो सेंटर था वहां से पेपर लीक हुआ। जैसे जानकारी सामने आए, बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद कल 5 से 6 गिरफ्तारियां पूरे मामले में हुई है। जो मुख्य है, जो मास्टरमाइंड है, उसको अभी भी ढूंढा जा रहा है। तो वहीं केंद्र ने एनटीए के डायरेक्टर को हटा दिया है। सुबोध कुमार जो कुमार है उन्हें पद से हटाया गया है। प्रदीप सिंह खरोला अब नए डीजी होंगे। आपको ही बता दें कि नीट यूजी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई तेजी के साथ जांच पूरे मामले में कर रही है। नीट यूजी एग्जाम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कल रात 9 बजे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया और प्रदीप सिंह खरोला को अब नया डीजी नियुक्त किया गया है। खरोला कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। खरोला इंडियन ट्रेड प्रमोशन
ऑर्गेनाइजेशन की CMD भी हैं। उन्हें 1 मई 2024 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। और क्या बड़ा फैसला लिया गया है अभी तक अगर बात करें इस पूरे मामले में, देखें आज होने वाली नीट PG की परीक्षा स्थगित की गई है। अगली तारीख की घोषणा जल्द होगी कि कब एग्जाम होंगे। नीट और UGC नेट के पेपर लीक मामले में संदेह के घेरे में, क्योंकि अब पूरा एंटी नेतृत्व है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया कि नीट पेपर लीक की घटना सिर्फ बिहार तक सीमित है, तो एग्जाम यानी कि जो पेपर हुआ है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। हाँ, क्योंकि बिहार में ऐसा हुआ है तो वहाँ पर फिर से एग्जाम करवाए जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीधा सीधा जो एनटी का नेतृत्व है वो सवालों के घेरे में है, भूमिका उनकी सवालों के घेरे में है। देखिए, जाहिर तौर पर नीट परीक्षा मामला पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लगातार सुर्खियों में है और उसके बाद इस पूरे मामले में डे 1 से हर बार बात बदलती नजर आई। पहले कहा गया कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिर उसके बाद में अब इस पूरे मामले में एक्शन जब लिया जा रहा है तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। आगे बढ़ते हुए बात होगी भर्तृहरि को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का विरोध जो हो रहा है उसकी। चेयरपर्सन पैनल से हट सकते हैं 3 सांसद। रिजिजू बोले झूठ की सीमा होती है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार ने 20 जून को कटक से भाजपा के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था और इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज की। कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडिकुनील सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस के इन बयानों को लेकर कहा कि झूठ की भी एक सीमा होती है। हमने नियमों के तहत ही भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। महताब लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, लगातार 7 बार लोकसभा में चुने गए हैं, जबकि सुरेश कोडिकुनील भले ही 8 बार सांसद रहे हों लेकिन वो लगातार नहीं चुने गए। 1998 और 2004 में लोकसभा सदस्य वो नहीं थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी से, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में बीएसपी की आज एक अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन होगा। सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि आकाश आनंद भी आज मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आकाश आनंद, जिनको पहले एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई थी और एक तरीके से उन्हें जो उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। मायावती ने एक पोस्ट किया था जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। आज जब एक बार फिर से यहाँ पर महामंथन का दौर देखने को मिल रहा है तो क्या आकाश आनंद को और उनको जो जिम्मेदारी किसी वक्त पर दी गई थी, क्या एक बार फिर से उनको बहाल किया जाता है, ये सवाल है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा जो कि अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी, कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसी को लेकर के मायावती आज महामंथन करते हुए नजर आएंगे। क्या वजह रही उस पर यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि बसपा की जो परफॉर्मेंस थी वो निर्दलीय उम्मीदवारों से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। अब किस तरीके से बसपा तैयारी करती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होंगे और ऐसे में तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। बढ़ते खबरों में आगे और पानी संकट की बात करेंगे। दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है। आपके वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी, ये एलजी का स्टेटमेंट है। यहाँ 10 साल से उनकी सरकार गाली गलौज छोड़ गवर्नेंस का मॉडल अपनाए, एलजी ने ये कहा है। और दिल्ली के कई इलाकों में अब भी पानी की कमी है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सियासत भी जोरों पर है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी शासित राज्यों पानी ना मिलने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा पानी ना मिलने को दिल्ली सरकार की नाकामी बता रहे हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार 22 जून को कहा कि पानी की समस्या को लेकर आप वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी दोहरा रही है। दिल्ली में 10 साल से उनकी सरकार है, वे गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। तो देखिए, जल संकट को लेकर लगातार दिल्ली में घमासान है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से टैंकर पहुंचता है तो लोग उस टैंकर पर झपट्टा मारते, क्योंकि बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली वासी परेशान है।
और लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ रही है। देखिए, जल संकट पर आज एलजी आवास पहुंचेंगे आप नेता, अखबारों में भी इसका जिक्र है और पत्र लिखकर मिलने आने की जानकारी दी है। एलजी ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना और दिल्ली में जल संकट पर एक तरफ जहां जल मंत्री अनशन पर बैठी हैं, सवाल यही है कि अनशन से सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि लगातार पानी नहीं मिलने की वजह से दिल्ली वासी परेशान है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता रविवार को उपराज्यपाल से मिलने राजनिवास पहुंचेंगे और इससे पहले एलजी ने शनिवार को इशारों में दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता आपदा यानी कि जल संकट में अवसर खोज रहे हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता ने शनिवार को उपराज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस बार भीषण गर्मी के चलते पानी की खपत बढ़ी है और इसी बीच हरियाणा से दिल्ली को उसके हिस्से का पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है। जल मंत्री, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र जल शक्ति समेत अन्य सभी स्तरों पर प्रयास कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में प्रतिदिन 1005 MGD पानी की जरूरत होती है और जिसमें 613 MGD पानी अकेले हरियाणा से आता है, लेकिन हरियाणा अपने निर्धारित कोटे से 100 MGD कम यानी कि 1513 MGD ही पानी उपलब्ध करा रही है। तो देखिए किस तरीके से दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास है और जो दिल्ली का पेज यानी कि जिस पर राजधानी की खबरें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही यानी कि जल संकट से जुड़ी हुई खबरें हैं। सबसे पहले हेडलाइन है कि जल संकट पर पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने पर एलजी ने की आप सरकार की आलोचना। एलजी ने कहा कि सरकार ने पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़कर समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पानी की बर्बादी हो रही है। कहां पर पानी की बर्बादी हो रही है ये एलजी खुद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुनक नहर दिल्ली में 7 में से 6 जल उपचार संयंत्रों को पानी आपूर्ति करती है और उसकी लाइनिंग की मरम्मत ना होने से हरियाणा के ककरोई व दिल्ली के बवाना के बीच 5 से 25% तक पानी की बर्बादी हो रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2023 जून में सीएम को पत्र लिख वजीराबाद बैराज के तालाब क्षेत्र में ड्रेनेज की जरूरत बताई थी, जिसे 2013 से साफ नहीं किया गया। इसकी क्षमता 94% कम हो गई है। एक साधारण गणना से ही पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान तालाब क्षेत्र की गाद के कारण दिल्ली ने 9,12,500 मिलियन गैलन पानी नदी में बहने दिया, जो पानी सीधा सीधा बर्बाद हो गया और आज दिल्ली वाले इस पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए आखिर दिल्ली का जो फॉर्मूला है वो हरियाणा में क्यों नहीं चलाते एलजी, अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। तो वहीं कल पानी के लिए उप महापौर ने प्रदर्शन किया, तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें नजर आ रही थी। वाटर कैनन का प्रयोग कर भाजपा आयुक्त जल बोर्ड के ऑफिस में घुसने से हालांकि पुलिस की तरफ से रोका गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। इसके अलावा जल मंत्री आतिशी खुद अनशन पर बैठी हुई हैं। खूब हंगामा भी कल हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आखिर दिल्ली की जनता को कौन देगा इस समस्या का समाधान, ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति इस पूरे मामले में कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। उरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मारे हैं। आपको बता दें कि गोलन सेक्टर में घुसपैठ ये आतंकी कर रहे थे, इनको मार गिराया गया है। 4 दिन में दूसरी बार 2 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में कल सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया और ये घटना गोलन इलाके में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि गोलन में अभी भी रुक रुक कर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है, यानी कि और आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। और आप देखिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है आतंकियों का सफाया करने के लिए। और 4 दिन में ये दूसरी घटना है जब आतंकियों का सफाया किया गया है। आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जो घाटी में अमन चैन है, शांति है, उसको खराब करना चाह रहे हैं और उनकी बौखलाहट इस तरीके से नजर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये जो कोशिश थी वो पूरी नहीं हो पाई। कश्मीर के बारामूला जिले की उरी में एक बार फिर से ऐसी नापाक कोशिश की गई जिसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। आगे बढ़ते हुए बात होगी हरियाणा की, जहां पर फायरबॉल फैक्ट्री में धमाका हो गया। 4 लोगों की मौत इसमें हुई है और खबर है कि 12 बुरी तरीके से झुलसे भी हैं। आसपास की इमारतों पर मलबा गिरा। हरियाणा में गुरुग्राम के दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात आग लगी। इसके बाद फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। भीषण आग लगने से 12 लोग झुलस गए। तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। फायरबॉल फैक्ट्री में जब धमाका हुआ तो चारों तरफ उसका मलबा गिरा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाका कितना ज़ोरदार रहा होगा और जो लोग भी आसपास में थे उनका हाल क्या हुआ होगा। खबर यह है कि 12 लोग जो हैं वो बुरी तरीके से झुलस गए हैं हरियाणा की इस फायरबॉल फैक्ट्री में धमाके के बाद। अभी इस बात का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है कि अब यहाँ पर किन कारणों से धमाका हुआ, क्यों हुआ, क्या स्थितियाँ रहीं, कोई लापरवाही का मामला था या क्या था। लेकिन हाँ,
ये दर्दनाक मामला है। आसपास की इमारतों पर भी इसका मलबा गिरा क्योंकि बहुत जोरदार धमाका था। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज बैठक रांची में होनी है। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रांची में बैठक होनी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए हैं और वो भी रांची पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होनी है। झारखंड में आप जानते हैं इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी बैठक में ही मौजूद रहेंगे। तो कैसे झारखंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और इस बार सत्ता पर बीजेपी काबिज हो, इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है। और ये बीजेपी की हमेशा से खासियत रहती है कि एक जगह चुनाव खत्म होते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव में जुट जाती है। लोकसभा चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है और देखिए किस तरीके से तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के, वो अभी से बाकी राज्यों चाहे वो झारखंड हो, वह हरियाणा हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ के इलेक्शन को लेकर तैयारी की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान, जिनको झारखंड का प्रभारी बनाया गया है चुनाव के लिए, दरअसल वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त वहाँ पर है महागठबंधन की सरकार।